हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन पे। आपको पता है कि हमारा चैनल बीपीएससी, यूपीएससी, सीबीएसई और गेट पे आधारित है। और हमारे चैनल में आज जो ये वीडियो है, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा मेंस के ऊपर आधारित जो टॉपिक है उस पर डिटेल में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य काल के ऊपर जो है ये वीडियो बनाया गया है। सबसे पहले जान लीजिए कि मौर्य काल जो है प्राचीन इतिहास का एक भाग है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इन्होंने राज्य किया था 321 से 297 ईस्वी पूर्व तक। और ये भारत के महान सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने वाले सफल व्यक्ति थे और चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि सामान्यतः 321 ईस्वी पूर्व निर्धारित की जाती है। उन्होंने लगभग 24 साल तक शासन किया और इस प्रकार उनके शासन का अंत प्रायः 285 ईस्वी पूर्व में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का परिचय एक दे देते हैं। जीवन परिचय बिंदु देखा जाए तो इनका पूरा नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। जन्म जो है 345 बीसी में। जन्म स्थान पाटलिपुत्र बिहार में हुआ। माता पिता का नाम नंदा और मूरा था। पत्नी दुर्धरा और बेटा जो है बिंदुसार, अशोका, सुसीम, पिशाशोका, ये सब पोते थे। ये तीन जो है पोते थे और बेटा जो है बिंदुसार। फिर मेन बिंदु एक और यहाँ पे देखा गया है कि नाम जो है चंद्रगुप्त मौर्य, जन्म स्थान 340 ईस्वी पूर्व। तो ये कहीं पे देखिएगा कि 340 है, 345 भी लिखा हुआ है। तो जनरली 340 ईस्वी पूर्व ले के चलते हैं। जन्म स्थान जो है पाटलिपुत्र। मृत्यु जो है 297 ईस्वी पूर्व में और मृत्यु स्थान स्वर्ण कर्नाटक। शासन काल जो है इनका 321 ईस्वी पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक हुआ था। पत्नी का नाम दुधरा हेलेना। उत्तराधिकारी जो है बिंदुसार और पिता का नाम सर्वार्थ सिद्धे। माँ का नाम मूरा। पौत्र जो है अशोक, सुसीम और वित्तशोका। मौर्य राजवंश 322 से 185 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत का एक राजवंश था। ईसा पूर्व 326 में सिकंदर की सेनाएं पंजाब के विभिन्न राज्यों से विध्वंसक युद्धों में व्यस्त थी। मध्य प्रदेश और बिहार में नंद वंश का राजा धनानंद शासन कर रहा था और सिकंदर के आक्रमण से देश के लिए संकट पैदा हो गया था। धनानंद का सौभाग्य था कि वह इस आक्रमण से बच गया। यह कहना कठिन है कि देश की रक्षा का मौका पड़ने पर नंद सम्राट यूनानियों को पीछे हटाने में समर्थ होता या नहीं, मगर मगध के शासन के पात्र विशाल सेना अवश्य थी, किंतु जनता का सहयोग उसे प्राप्त नहीं था। प्रजा उसे अत्याचारों से पीड़ित थी। असहाय कर भार और के कारण राज्य के लोग उनसे असंतुष्ट थे। देश को इस समय एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो मगध राज की रक्षा करे और वृद्धि कर सके, विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करे और देश के विभिन्न भागों को एक शासन सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। शीघ्र ही राजनीतिक मंच पर एक ऐसा व्यक्ति प्रकट भी हुआ। इस व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त। जस्टिन आदि यूनानी विद्वानों ने इसे सेंड्रोकस कहा था। विलियम जॉन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकस की पहचान भारतीय ग्रंथों के चंद्रगुप्त से की। यह पहचान भारतीय इतिहास के तीर्थीकरण की आधारशिला बन गई। मौर्य काल का एक और विवरण जो है डिटेल में यहाँ है कि मौर्य काल प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक आदि जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति इसी काल में हुए। मौर्य काल 322 से 185 ईसा पूर्व तक रहा। प्रमुख शासक इसके चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और कुणाल थे। इस काल में केंद्रीय शासन का प्रचलन था और राजा को दैवीय अधिकार प्राप्त थे। पाली एवं संस्कृत ग्रंथों में उल्लेखित है कि मगध, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, कौशाम्बी, सावस्ती, अयोध्या, कपिलवस्तु, वाराणसी, वैशाली, राजगीर, कंधार आदि नगर मौर्य काल में काफी समृद्ध थे। अशोक के शिलालेख, मौर्य युगीन पुरातात्विक संस्कृत, मौर्य काल में दास प्रथा, मौर्य काल का शासन प्रबंधन, मौर्यकालीन कला, बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य का पतन, ये सब इससे संबंधित लेख है। अन्य जानकारी के अनुसार मौर्य युगीन पुरातात्विक संस्कृति में उत्तर पाली के मृदभांडों की जिस संस्कृति का प्रादुर्भाव
महात्मा बुद्ध के काल में हुआ था, वह मौर्य युद्ध में अपने चरम सीमा पर दृष्टिगोचर होती थी। इस संस्कृति का विवरण उत्तर, उत्तर पश्चिम, पूर्व एवं दक्षिण के विभिन्न क्षेत्र में प्रसार हो चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखिए। चंद्रगुप्त के वंश और जाति के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है, मतलब कि उनको ज्यादा मालूम नहीं है उनके बारे में। कुछ विद्वानों ने ब्राह्मण ग्रंथों, मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण की मध्यकालीन टीका तथा 10वीं शताब्दी की ढूंढनी राज द्वारा रचित मुद्रा राक्षस की टीका के आधार पर चंद्रगुप्त को शूद्र मानते हैं। चंद्रगुप्त के वंश के संबंध में ब्राह्मण, बौद्ध और जैन परंपरा व अनुश्रुतियों के आधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वह किसी कुलीन घराने से संबंधित नहीं था। विदेशी विद्वानों एवं उल्लेखों से भी स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं बनती है। राजनीतिक परिस्थितियां को देखा जाए तो जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के निर्माण में तत्पर था, सिकंदर का सेना सेल्यूकस अपनी महानता का नींव डाल रहा था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उनके सेनानियों में यूनानी साम्राज्य की सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सेल्यूकस पश्चिम एशिया में प्रभुत्व के मामले में एंटीगोनस का प्रतिद्वंदी बना और 312 ईस्वी पूर्व में उसने बेबीलोन पर अपना अधिकार स्थापित किया। इसके बाद उसने ईरान के विभिन्न राज्यों को जीतकर बैक्टीरिया पर आधारित अपने पूर्वी अभियान के दौरान वह भारत की ओर बढ़ा और 305 से 304 ईस्वी पूर्व में काबुल के मार्ग से होते हुए वो सिंधु नदी की ओर बढ़ा। उसने सिंधु नदी पार की और चंद्रगुप्त की सेना से उसका सामना हुआ। सेल्यूकस पंजाब और सिंधु पर अपना प्रभुत्व पुनः स्थापित करने से उद्देश्य से आया था, किंतु इस समय की राजनीति स्थिति सिकंदर के आक्रमण से समय से काफी भिन्न थी। पंजाब और सिंधु अब परस्पर युद्ध करने वाले छोटे छोटे राज्यों में विभक्त नहीं थे, बल्कि एक साम्राज्य का अंग थे। आश्चर्य की बात यह है कि यूनानी तथा रोमी लेखक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच हुए युद्ध का कोई विवरण या विस्तृत ब्यौरा नहीं देते हैं। केवल एनियास ने लिखा है कि सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार की और भारत के सम्राट चंद्रगुप्त से युद्ध छेड़ा। अंत में उसने संधि हो गया और वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त से संधि करके और अपने पूर्वी राज्यों को शांत करके सेल्यूकस एंटीगोनस से युद्ध करने चला गया और एनियास के कथन के स्पष्ट है कि सेल्यूकस चंद्रगुप्त के विरुद्ध सफलता प्राप्त नहीं कर सका। अपने पूर्वी राज्य की सुरक्षा के लिए सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से संगीत करना ही उचित समझा और उस संधि को उसने वैवाहिक संबंध से और अधिक पुष्ट कर लिया। अब बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त के मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र बिंदुसार सम्राट बना। यूनानियों लेखकों के अनुसार उसका नाम अमित केटे था और विद्वानों के अनुसार अमित केटे का संस्कृत रूप अमित घाट या अमित खाद अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला। स्ट्रोबो के अनुसार सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एंटिगोस प्रथम ने अपना राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में भेजा था। पिलिनी के अनुसार टालमी द्वितीय फिलिंडस ने डायनोस्टियस को बिंदुसार के दरबार में नियुक्त किया। अपने पिता की भांति बिंदुसार भी जिज्ञासु था और विद्वानों तथा दार्शनिकों का आदर करता था। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस यानी कि सीरिया का शासक को एक यूनानी दार्शनिक भेजने के लिए लिखा था। दिव्या वरदान की एक कथा के अनुसार आजीवक परिवारजक बिंदुसार की सभा को सुशोभित करते थे। पुराने के अनुसार बिंदुसार ने 24 वर्ष तक की शासन किया, किंतु महावंश के अनुसार 27 वर्ष तक राज किया। डॉक्टर राजा कुमुद मुखर्जी ने बिंदुसार की मृत्यु की तिथि 272 निर्धारित की। कुछ अन्य विद्वान मानते हैं कि उनकी मृत्यु 270 में ही हुई थी। यह है सम्राट अशोक। अशोक का काल 269 से 232 ईस्वी पूर्व तक था। प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश का राज था। अशोक का देव नाम, प्रिय एवं प्रियदर्शी आदि नामों से भी उल्लेख किया जाता है। उनके समक्ष मौर्य राज उत्तर में हिंदुकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर कर्नाटक तक और पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक पहुंच गया था। यह उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत सम्राट के बेहतर कुशल प्रशासक और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। जीवन के उत्तरार्ध में
अशोक गौतम बुद्ध के भक्त हो गए और उन्हीं महात्मा बुद्ध की स्मृति में उन्होंने एक स्तंभ खड़ा कर दिया, जो आज भी नेपाल में उनके जन्म स्थल लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास अशोक स्तंभ के रूप में देखा जा सकता है। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र, यूनान में भी करवाया। अशोक के अभिलेखों में प्रजा के प्रति कल्याणकारी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति की गई है। बिंदुसार का पुत्र अशोक महान। अशोक प्राचीन भारत के मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र था, जिनका जन्म लगभग 304 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। भाइयों के साथ गृह युद्ध के बाद 272 ईस्वी पूर्व में अशोक को राजगद्दी मिली। 232 ईस्वी पूर्व तक उसने शासन किया। आरंभ में अशोक भी अपने पितामह चंद्रगुप्त मौर्य और पिता बिंदुसार की भांति युद्ध के द्वारा सम्राट विस्तार करता गया। कश्मीर, कलिंग और कुछ अन्य प्रदेशों को जीतकर उसने संपूर्ण भारत को अपने साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसकी सीमाएं पश्चिम में ईरान तक फैली हुई थी। परंतु कलिंग युद्ध में जो जन हानि हुई, उसका अशोक के हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वह हिंसक युद्धों को नीति छोड़कर धर्म विजय की ओर अग्रसर हुआ। अशोक की प्रसिद्धि इतिहास में उनके साम्राज्य विस्तार के कारण नहीं, वरन धार्मिक भावना और मानवता के प्रचार के रूप में अधिक है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक राजा हुआ और अशोक के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में प्रमुख साधन उसके शिलालेख तथा स्तंभों पर उत्कीर्ण अभिलेख है। किंतु यह अभिलेख अशोक के प्रारंभिक जीवन पर कोई प्रकाश नहीं डालते। इनके लिए हमें संस्कृत और पाली में लिखे हुए बौद्ध ग्रंथों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। परंपरा अनुसार अशोक ने अपने भाइयों का हनन करके सिंहासन प्राप्त किया था। भारत के अंदर अशोक एक विजेता रहा। उसने खस नेपाल को विजित किया और तक्षशिला के विद्रोह का शांत किया। अपने राज्याभिषेक के 90 वर्ष में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। ऐसा प्रतीत होता है नंद वंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया था। प्लिनी की पुस्तक में उद्धत मेगस्थनीज के विवरण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के समय से कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था। अशोक के शिलालेख के अनुसार युद्ध में मारे गए तथा कैद किए हुए सिपाहियों की संख्या 2.5 लाख थी और उसमें से कई गुने सिपाही युद्ध में घायल हुए। मगध की सीमाओं से जुड़े हुए ऐसे शक्तिशाली राज्य की स्थिति के प्रति मगध शासक उदासीन नहीं रह सकता था। खारवेल के समय मगध की कलिंग की शक्ति का कटु अनुभव था। सुरक्षा की दृष्टि से कलिंग का जितना आवश्यक था, कुछ इतिहासकारों के अनुसार कलिंग को जीतने का दूसरा कारण भी था। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्र और स्थलों मार्गों पर मौर्यों का निरंतर आवश्यक था। कलिंग यदि स्वतंत्र देश रहता तो समुद्र और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी। अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था, किंतु यह कोई प्रबल कारण प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इस दृष्टि से चंद्रगुप्त के समय से ही कलिंग को मगध साम्राज्य में मिला लेना चाहिए था। कौटिल्य के विवरण से स्पष्ट है कि वह दक्षिण के साथ व्यापार का महत्व देता था। विजित कलिंग राज्य मगध साम्राज्य का एक अंग हो गया। राजवंश का कोई राजकुमार वहां वाइसराय उपराजा नियुक्त कर दिया गया। तोसली इस प्रांत की राजधानी बनाई गई थी। हृदय परिवर्तन। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार तथा विजित देश की जनता के कष्ट से अशोक की अंतरात्मा को तीव्र आघात पहुंचा और युद्ध की विषमता का अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा। अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। दिग्विजय के स्थान पर धर्म विजय की नीति को अपनाया। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार मगध का सम्राट बनने के बाद वह अशोक का प्रथम और अंतिम युद्ध था। साम्राज्य की सीमा। अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य की सीमा की ठीक जानकारी प्राप्त होती है। शिला तथा स्तंभ लेख को विवरणों से नहीं, बल्कि जहां से अभिलेख पाए गए हैं उन स्थानों की स्थिति से भी सीमा निर्धारण करने में सहायता मिलती है। इन अभिलेखों में जनता के लिए राजा की घोषणाएं थी। अंत में वे अशोक के विभिन्न प्रांतों में आबादी के मुख्य से केंद्र में उत्कीर्ण कराए गए। कुछ अभिलेख सीमांत स्थानों पर पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिम में शाहबाज गड्डी और मानसेरा में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त तक्षशिला में, काबुल प्रदेश में, लमगान में अशोक के लेख अराइमाइक लिपि में मिलते हैं। एक शिलालेख में एटिलियोकस द्वितीय थियोलस को पड़ोसी राजा कहा गया। इससे स्पष्ट है उत्तर पश्चिम में अशोक के साम्राज्य की सीमा हिंदू कुश तक थी। दोस्तों, ये था हमारा चैनल एग्जाम प्रिपरेशन। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वेबसाइट www
knowledgebubbles.in पे जरूर विजिट करें। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे।